हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हम लोगों ने सीए इंटरमीडिएट, जो कि आपका डेली बेसिस पे क्लास चलती है। आपके इंटरमीडिएट में क्या रहता है? टैक्स रहता है और कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। तो अभी क्या है, आपका फर्स्ट सेशन है टैक्सेशन का। ठीक है ना? इनकम टैक्स, जो कि आपके एग्जाम में 50 मार्क्स की आती है। ठीक है भाई, ये इस टॉपिक सॉरी इनकम टैक्स में आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर कंसेप्ट को आप बार बार रिवाइज करते हो, आसान बहुत है। ये बात आप याद रखो। ठीक है, चलो। तो अब हम लोगों ने इसके पहले आपको सेक्शन 15 के बारे में पढ़ाया था। सेक्शन 15 के बाद हमने आपको सेक्शन 16 भी पढ़ा दिया था। ठीक है ना? जो कि 15 में आपका आता है चार्जिंग सेक्शन। मतलब किसके लिए चार्जिंग सेक्शन? इनकम फ्रॉम कंपनी, वो सॉरी इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके। तो अब आपकी भाई, इसके हमने तीन कंडीशन बताए थे। तीनों कंडीशन याद है कि नहीं याद है? चलो, याद होगा आई होप अच्छे से सारा सब कुछ। ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेक्शन 16 पढ़ाया था। सेक्शन 16 में हमने क्या बताया था आपको? डिडक्शन के बारे में। ओके। तो डिडक्शन आपके कितने डिडक्शन है? 3 डिडक्शन पढ़ाए थे। स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन। ओके, ये 3 डिडक्शन थे। सब कुछ बताए थे। आई होप अच्छे से याद होगा। आज की क्लास में हम आगे का सेक्शन पढ़ेंगे भाई, जिसमें आपका सेक्शन 17 है। ठीक है, चलो। सेक्शन 17 में क्या है आपका? भाई इसमें 3 पॉइंट है। देखो, कह रहा है सैलरी सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, परक्यूजिट सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। उसके बाद प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी के बदले और आपको कोई प्रॉफिट दी जाती है। जैसे आप जानते हो, अगर कोई कंपनी में क्या है, एम्प्लॉय है, तो अब उसे भाई एम्प्लॉय को सैलरी के बदले कभी कभी क्या दे दिया जाता है? शेयर दे दिए जाते हैं कंपनी के। ठीक है ना? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है ना? सैलरी के बदले आपको और दूसरा प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है। ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 के अंदर आता है। अब आपका क्या है भाई, ये सारे टॉपिक हो गए हैं। अब हम सारे टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक आपका मीनिंग ऑफ अ सैलरी। भाई सैलरी की मीनिंग क्या होती है? आप जानते हो सैलरी का मतलब एक ही चीज नहीं होता कि भाई आपको एम्प्लॉयर केवल सैलरी देता है। आप जानते हो, अगर आपका एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन है, तो अगर जो भी कम क्या मिलता है, रिम्यूनरेशन पे करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, उसे हम सैलरी बोलते हैं। अब रिम्यूनरेशन में एक चीज नहीं होगा, बहुत सारी होती है। जैसे कि आपको क्या मिलता है? कमीशन भी मिल सकता है, बेसिक सैलरी मिल सकती है, बोनस मिल सकता है, परक्यूजिट वगैरह, अलाउंस वगैरह। ठीक है ना? ये सारा भाई सैलरी आपकी कौन सी सैलरी आपकी जो है इंक्लूसिव डिफिनीशन है। इसकी मीनिंग कैसी है? इंक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब होता है इन भाई एक ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसे हम आगे यहां लिख दे और आपको सैलरी समझ में आ जाए। इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है ना? कह रहा द मीनिंग ऑफ द टर्म सैलरी फॉर पर्पजेस ऑफ इनकम टैक्स इज मच वाइडर देन व्हाट इज नॉर्मली अंडरस्टूड। कह रहा है कि आप सैलरी को कैसे समझते हैं। The term salary for the purposes of Income Tax Act 1961 will include both monetary payment, example basic salary, bonus, commission, allowance, etc। देखा? मतलब कि आपको मोनेटरी इंक्लूड, ये देखो इंक्लूड लिखा हुआ है। कह रहा है आपकी सैलरी जो होती है वो इंक्लूड होती है। क्या क्या इंक्लूड होती है उसके अंदर? मोनेटरी आइटम्स एंड नॉन मोनेटरी दोनों। ठीक है ना? मोनेटरी के अंदर आपको बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंस मिलेंगे। नॉन मोनेटरी के अंदर आपको जैसे कि हाउस मिलेंगे रहने के लिए, हाउसिंग एकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, इंटरेस्ट फ्री लोन आपको एम्प्लॉयर देता है। ठीक है ना? ये आपके भाई सैलरी आपके दो तरह से मिल सकते हैं, एक मोनेटरी और नॉन मोनेटरी। मोनेटरी के अंदर बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंस आएगा। उसके बाद नॉन मॉनेटरी के अंदर फर्क आएगा। फर्क में आपका हाउसिंग एकोमोडेशन। ठीक है ना? उसके बाद आपका मेडिकल फैसिलिटी, इंटरेस्ट लोन, ईटीसी। ये हो गया। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 डिफाइन कर रहा है टर्म सैलरी। इट इज इंक्लूसिव डिफिनीशन। देखो हमने जो बताया वही इसने
आगे लिख दिया। कह रहा है ये क्या है, इंक्लूसिव डिफिनीशन है। एंड इंक्लूड्स मोनेटरी एज वेल नॉन मोनेटरी आइटम्स। ठीक है। अब जैसे कि सैलरी अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 इंक्लूड द फॉलोइंग, मतलब सैलरी के अंदर इतनी सारी चीजें आती है, जैसे वेजेस हो गया आपका। भाई एम्प्लॉयर क्या करता है, आपके अपने लेबर को वेजेस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, वो एक तरह से सैलरी का पार्ट ही होता है। सेकेंड पॉइंट पे एनी एन्यूटी आर पेंशन आर ग्रेचुटी, मतलब कि एन्यूटी भी मिलती है, पेंशन भी मिलता है, ग्रेचुटी भी मिलती है। ओके, ये एक तरह का सैलरी का पार्ट ही है। फिर उसके बाद एनी फीस कमीशन पर्क आर प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ एडिशनल टू एनी सैलरी आर वेजेस। ओके, एनी डिडक्शन ऑफ सैलरी, भाई आपको डिडक्शन भी मिलते हैं सैलरी के तीन, जो कि हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक। फिर उसके बाद आगे आपका है एनी पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड ऑफ लीव, मतलब देखो अब क्या है, आपको साल भर में कुछ छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, छुट्टी नहीं लिया। ओके, मान लो आप एक एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, और आपको क्या मिलती है, छुट्टी मिलती है। अब आप छुट्टी नहीं लेते हो, तो वो आपकी छुट्टियों के बदले गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड करेगा, भाई सैलरी प्रोवाइड करेगा। अरे यार, हमको अगर सैलरी गवर्नमेंट नहीं देगी तो हम छुट्टी मिल रही, छुट्टी लेंगे ही क्यों नहीं, लेंगे ना। अगर हमको उसके बदले बेनिफिट मिलेगा तो हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं रहेगा, तो छुट्टी नहीं लेंगे क्योंकि हमको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम, मतलब आपने छुट्टी को अवेल नहीं किया, ठीक है ना, लीव को अवेल नहीं किया, तो उसके बदले उसे आप क्या करा सकते हो, इनकैशमेंट करा सकते हो, ठीक है। अब आगे प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, मतलब कि एम्प्लॉय आपको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, कहती है कि आप हमारे एम्प्लॉय हो, आपके सेहत का और सारा सब कुछ का ध्यान रखना, इन फ्यूचर आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। उसके लिए एम्प्लॉयर कहता है कि हम आपको जब हम सैलरी देंगे तो उसमें से आपके सैलरी में से कुछ पीएफ का पैसा काट लेंगे और अपने पास से भी कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है ना, दोनों को आपके पीएफ में जमा कर देंगे। जब आप बाद में क्या होगे, जॉब छोड़ोगे या रिटायरमेंट होगा तो आपको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल जाएगा। द पोर्शन ऑफ द एनुअल एक्रिएशन इन any previous year to the balance at the credit of an employee participating in recognized provident fund to the extent it is taxable, ठीक है ना। ट्रांसफर्ड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंड इट इज टैक्सेबल, क्या कह रहा है, जो आपका प्रोविडेंट फंड होता है, भाई उससे आपका क्या किया जाता है, कुछ पैसा मतलब कि जो सैलरी होती है उससे पैसा कुछ डिटेक्ट करके कहाँ जमा कर दिया जाता है, प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और प्रोविडेंट फंड में अब आपका पैसा क्या होता जाएगा, एकुमुलेट होता जाएगा और वो कंपाउंड होता जाएगा, मतलब कंपाउंडेड का मतलब होता है इंटरेस्ट भी उसमें ऐड होता जाएगा। The contribution made by the central government or any other employer, कह रहा था कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर, ठीक है ना। इसमें कंट्रीब्यूशन कौन करती है, भाई एम्प्लॉयर का भी करता है, ठीक है ना, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो या फिर आपका कोई प्राइवेट। आज के टाइम में तो प्रोविडेंट फंड आपको कहाँ मिलता है, प्राइवेट कंपनियों भी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। चलो आगे क्या कह रहा है आपको, द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर पेंशन स्कीम रिफर टू इन सेक्शन 80 CC D। देखो 80 CC D में आपको क्या मिलता है, भाई डिडक्शन मिलता है, जैसे कि आपने किसी पेंशन में पैसा जमा कर दिया, ठीक है ना। पेंशन में अब एक देखो डिडक्शन तीन तरीके से होते हैं, एक पेमेंट बेसिस, एक इनकम बेसिस, एक आपका अदर बेसिस होता है, ठीक है ना। अगर आपको क्या करना है, आपको टैक्स ज्यादा गवर्नमेंट को नहीं देना, तो आप क्या करोगे, अपनी इनकम में से अलग अलग जगह पे क्या करोगे, भाई पेमेंट करोगे। जैसे कि आपने LIC का भाई ले लिया, वहां पेमेंट कर दिया। भाई पेंशन स्कीम कोई है, अलग अलग वहां पैसा जमा करते हो, तो वो सारे पैसों का आप डिडक्शन ले लोगे। जैसे आपकी ग्रॉस सैलरी मान लो 10 लाख रुपए है,
ठीक है, और आपने इसमें से भाई 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए क्या कर दिया, मान लो कुछ जमा किया, और इसमें आपका डिडक्शन मिल जाएगा 1.5 लाख रुपए का। क्या मिल जाएगा? 1.5 लाख रुपए। तो मतलब 1.5 लाख रुपए यहाँ माइनस कर दो, फिर 80CCD में माइनस कर लो। भाई 80CCD में मेडिकल के लिए मिलता है पेंशन वगैरह, ठीक है ना। तो आगे हम ये डिडक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझाएंगे कि भाई आपको डिडक्शन कहाँ से मिलता है और कितना कितना मिलता है, ठीक है ना। ओके, चलो। तो ये डिडक्शन आपको जल्द ही हम पढ़ाएंगे, जिससे आपको चैप्टर के अंदर भाई डिडक्शन वर्ड आ जाए, और जो भी डिडक्शन आए उसको आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर टू द अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल कंट्रोल इन द अग्निपथ स्कीम रिफर टू इन सेक्शन 80CCH। ठीक है, अगर आप अग्निवीर फंड में पैसा जमा करते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, चलो, ये था आपका 7.1। अब जैसे वेजेस के बारे में हमने ऊपर सबसे पहला पॉइंट क्या बताया, वेजेस। वेजेस क्या होता है ये सारा, फिर उसके बाद हमने आपको अलावेंस के बारे में बताया। अब अलावेंस क्या होता है ये पूरा, फिर अलावेंस तीन तरह के होते हैं। कोई कोई अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, कोई कोई अलावेंस आपका पार्टली टैक्सेबल होता है, कोई अलावेंस आपका बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होता, फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे वेजेस के अंदर क्या क्या वेजेस आएगा। आप जानते हो भाई वेजेस क्या होती है। आपको एम्प्लॉयर जो पेमेंट करता है, अगर मान लो आप रेगुलर एम्प्लॉय हो या फिर ऐसे ही नॉर्मल लेबर वर्कर हो, तो इन कॉमन parlance द टर्म वेजेस मींस फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट अर्न फॉर वर्क और सर्विसेज। The word wages, salary, basic salary are used interchangeably. Moreover, the payment in the form of bonus, allowance, etc. made to the employee are also included within the meaning of salary. मतलब सैलरी के अंदर आपका ये वेजेस वगैरह, वेजेस हो चाहे बेसिक सैलरी हो चाहे बोनस हो चाहे अलाउंस हो, ये सारा इंक्लूड होता है। made to the employee are also included to the meaning of the salary. Under the Income Tax Act, there are certain payment made with such a फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल। कह रहा है कि आपको क्या है, कुछ कुछ चीजें फुल्ली टैक्सेबल मिलेंगी, कुछ चीजें आपको पार्टली पार्टली टैक्सेबल। कह रहा है इनकम टैक्स एक्ट, देयर आर सर्टेन पेमेंट मेड विथ फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जाम्प्ट। यही बात बताए थे हमने। मतलब आपके कुछ पेमेंट होंगे जो फुल्ली एग्जाम्प्ट होंगे, पार्टली एग्जाम्प्ट होंगे, और फुल्ली टैक्सेबल होंगे। एग्जाम्पल वेजेस, सैलरी, बोनस, डियरनेस अलाउंस, ईटीसी फुल्ली टैक्सेबल है। आपको अगर बेसिक सैलरी मिलती है, वेजेस मिलता है, बोनस मिलता है, ये सारा सब कुछ अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद वेयर एज मॉनेटरी बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ अलाउंस सच एज हाउस रेंट अलाउंस, ये पार्टली टैक्सेबल होता है। कन्वेंस अलाउंस ईटीसी पार्टली टैक्सेबल, ये देखो दे दिया आगे पार्टली टैक्सेबल है। Allowance are monetary payment made by the employer to the employee, meeting a specific expenditure, whether professional or for the performance of duties under the Income Tax Act 1961. Allowance is taxable on due or receipt basis. मतलब कि आपका जो अलावेंस होता है सेम टू सेम, जैसे आपकी सैलरी टैक्सेबल होती है वैसे अलावेंस आपका टैक्सेबल होता है। Whichever is earlier, these allowances are generally taxable under unless some a specific exemption, ठीक है ना। मतलब इन सारे अलावेंस में आपको कुछ स्पेसिफिक एग्जम्पशन मिलती है, ठीक है ना। बीन प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अलावेंस वेरियस टाइप्स ऑफ द अलावेंस नॉर्मली इन वेग आर डिस्कस्ड बिलो। अलावेंस आपके तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल अंडर द बोथ रिजीम, मतलब कि चाहे आपका ओल्ड रिजीम हो चाहे न्यू रिजीम हो, दोनों रिजीम के अंदर आपके ये दोनों क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। ओके, फिर उसके बाद फुल्ली टैक्सेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बट पार्टली एग्जम्प्ट अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। मतलब कि अगर आपने क्या किया है, न्यू रिजीम ऑप्ट किया है, तो इसके अंदर आपको फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, जो इसके अंदर हम बताएंगे, जैसे हाउस रेंट अलावेंस, स्पेशल अलावेंस और बहुत सारे हैं, वो क्या रहेगा, न्यू रिजीम के अंदर आपका फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, बट ओल्ड रिजीम के अंदर आपका पार्टली एग्जम्प्ट रहेगा, पार्टली टैक्सेबल रहेगा। अब हम बात करेंगे आपका जो फुल्ली एग्जम्प्ट है ओनली अंडर ऑप्शनल रिजीम, ठीक है ना। अब देखो
भाई केवल ये वाली लिस्ट जो दे रखी है, ये लिस्ट जो है फुल्ली टैक्सेबल वाली, दोनों रिजीम में है, ठीक है ना, दोनों रिजीम में। और इसमें फुल्ली एग्जाम्प्ट ओनली ऑप्शनल रिजीम, इसमें क्या है, ये सारे के सारे टैक्सेबल है न्यू रिजीम में, ओल्ड रिजीम में पार्टली एग्जाम्प्ट है। तो आपको जो ऊपर का स्टेटमेंट है अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने क्या क्या बताया तीनों के बारे में। ये आपका क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। इसके अंदर जितनी चीजें जैसे इंटरटेनमेंट अलावेंस, डियरनेस अलावेंस, ओवर टाइम अलावेंस, फिक्स्ड मेडिकल अलावेंस, आपका मेडिकल फिक्स्ड अलावेंस है तो फुल्ली टैक्सेबल है। याद रखना, सिटी कंपनसेटरी अलावेंस टू मीट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ द लिविंग इन सिटीज, मतलब जैसे आप दिल्ली में हो, आप लखनऊ में है, आप महाराष्ट्र में है, हर सिटी का क्या है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपको क्या मिलता है, सिटी कंपनसेटरी अलावेंस मिलता है, ठीक है ना। इंटरीम अलावेंस ये फुल्ली टैक्सेबल है। सर्वेंट अलावेंस, प्रोजेक्ट अलावेंस, टिफिन लंच डिनर अलावेंस, एनी अदर कैश अलावेंस, वार्डन अलावेंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस टू, अगर हैंडीकैप्ड का है तो ट्रांसपोर्ट अलावेंस क्या रहेगा, आपको एग्जम्प्ट हो जाएगा कुछ, ठीक है ना। अदरवाइज आपका कोई और एम्प्लॉय है तो उसको फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। देखो दिया है नीचे, कह रहा है आपका क्या है, वो एम्प्लॉय जो क्या है, ब्लाइंड है, डेफ है, डम्ब है, आर्थोपेडिकली है, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है, तो उसको ट्रांसपोर्ट अलावेंस क्या रहेगा भाई, 3200 रुपीज का एग्जाम्पशन मिल जाएगा पर मंथ। ओके, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो ये लिस्ट आपकी कौन सी थी, फुल्ली टैक्सेबल की लिस्ट थी। ओके, अब आपकी, अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते हैं तो इसमें आपको पार्टली एग्जाम्प्ट मिलेगा। अगर न्यू रिजीम है तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। फुल्ली टैक्सेबल यदि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो ये हाउस रेंट अलावेंस, स्पेशल अलावेंस और ये सारे क्या है, एक्सेप्ट, ठीक है, ये सारे क्या है, फुल्ली टैक्सेबल हैं। मतलब कि जो आपको स्पेशल अलावेंस अंडर सेक्शन 10(14) के अंदर बताए गए हैं, वो ट्रेवलिंग अलावेंस, डेली अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ब्लाइंड डेप्ट, ये सबको छोड़ करके और सारे अलावेंस आपको क्या हो जाएंगे, अगर आपने न्यू रिजीम ऑप्ट कर रखा है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, याद रखना। बट अगर हम बात करें आपका ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर, तो इसमें पार्टली टैक्सेबल रहता है, पार्टली एग्जम्प्ट रहता है। जैसे एचआरए हो गया, स्पेशल अलावेंस और बहुत सारे हैं जिसमें आपको पार्टली, अब स्पेशल अलावेंस आगे हम पढ़ेंगे, चलो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फुल्ली एग्जम्प्ट ओनली ऑप्शनल टैक्स रिजीम, फुल्ली एग्जाम तीन आपको अलावेंस है, कौन कौन से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहला अलावेंस टू हाई कोर्ट जज को जो अलावेंस दी जाती है फुल्ली एग्जाम्प्ट होती है, ठीक है ना। ओनली ऑप्शनल न्यू रिजीम रहे, अगर ऑप्ट आउट कर रखा है जज, कोई भी जज है, ठीक है ना, हाई कोर्ट जज, तो उसको क्या रहेगा, बताओ, फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। सैलरी एंड अलावेंस पेड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यूएनओ, यूएनओ के आप क्या है, एम्प्लॉय है, और आपको अलावेंस मिल रहा है तो आपका क्या रहेगा, फुल्ली एग्जाम्प्ट रहेगा इन द केस ऑफ ओल्ड रिजीम। फिर कह रहा है सम पैचू some pecuniary allowance granted to high court or supreme court judges, ठीक है ना। इस केस में आपको क्या रहेगा, तीनों में आपको फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा यदि आपने ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रखा है। fully exempt under the both regime, allowance granted to government employee outside India, भाई अगर आउटसाइड इंडिया अलावेंस मिल रहा है तो दोनों रिजीम, चाहे आपका ओल्ड रिजीम हो चाहे न्यू रिजीम हो, दोनों रिजीम में क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया क्या करता है, मतलब कि सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग पहला पॉइंट आपका क्या हमने बताया, फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस, ठीक है ना, जो कि आपका ये दे रखा है, सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, इंटरटेनमेंट अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ये सारे के सारे दोनों रिजीम में क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है, बोथ रिजीम फुल्ली टैक्सेबल। सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, इंटरटेनमेंट अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ये तीनों याद रखना। मतलब कि ये क्या है, दोनों रिजीम में, बोथ रिजीम में फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है ना। बोथ रिजीम के अंदर
फुल्ली टैक्सेबल है। ओके, कौन कौन से? सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस, इंटरटेनमेंट अलावेंस,